नमस्कार। हेलो गाइस, कैसे हो? आज हमारा यह तीसरा लेक्चर है और यह लेक्चर है यूपीएससी का। जी हाँ, यूपीएससी में जियोग्राफी एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है और आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी की जो किताब है वो हमारे जियोग्राफी के बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने में काफी मदद करती है। और आप सोचते होंगे कि यह बच्चों वाली क्लास है। बिल्कुल नहीं, यह हाई लेवल के क्वेश्चन वाली क्लास है और आप भी यह पूरा वीडियो देखने के बाद महसूस करेंगे कि वाकई में इसी पैटर्न के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं। तो यहां मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाने वाला हूं और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे 11 साल के बच्चे। वो अभी छठी क्लास में आया है, लेकिन अभी से उन्होंने गोल बनाया है कि वो यूपीएससी की 2032 में एग्जामिनेशन क्रैक करेंगे और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। और उन्होंने लिखा है कि वुड यू लाइक टू ज्वाइन विथ मी। यदि आप भी कक्षा 6 में पढ़ रहे हैं या तो आपका कोई छोटा सा बच्चा है और आप भी अभी से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यह सभी के लिए वाकई में महत्वपूर्ण वीडियो है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो। आप लास्ट तक देखें। लास्ट में आपको कैसा लगा इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और आज यह जियोग्राफी कक्षा 6 और पहले यूनिट में यह तीसरा लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं धैर्य के साथ। तो चलिए, आपको पता है ना कि यूपीएससी में रिवीजन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए 1-2 मिनट में हम पिछले वीडियो को रिवाइज कर ले। तो यह है रिवीजन। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है भैया बताइए? नेपच्यून। नेपच्यून। सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है? बुध। बुध बोले तो मर्क्यूरी। और सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा जुपिटर। सबसे बड़ा है जुपिटर। ओके, और सबसे छोटा कौन सा है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। वेरी नाइस, आपको याद है अच्छी तरह। दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी हमने कल देखी थी। तो किन दो ग्रहों के बीच यह क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है? जुपिटर और मार्स। जुपिटर और मार्स के बीच यह एस्ट्रॉयड बेल्ट पाई जाती है। और जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी का। विनस। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोलते हैं विनस को। और पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र। शुक्र यानी कि विनस। ओके, वेरी गुड, आप बहुत ही अच्छे। और पृथ्वी का रंग तो कल हमने देखा था कि हमारे नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो चंद्रमा पर गए थे, वहां से उन्होंने हमारी पृथ्वी को देखा। तो पृथ्वी का रंग कैसा दिखा? नीला रंग। नीले रंग का दिखा। ओके, तो यह हमने कल के वीडियो में देखा था। और आज हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहले मैं धैर्य आपको समझाना चाहूंगा कि ग्रहों का विपरीत दिशा में परिक्रमण, यानी कि हमारे यह जो 8 ग्रह है, प्लेनेट है, वो सूर्य के आसपास घूमते हैं और साथ साथ वो अपनी कक्षा पर भी घूमते हैं। कुछ प्लेनेट क्लॉकवाइज घूमते हैं, कुछ प्लेनेट एंटी क्लॉक घूमते हैं। तो इसमें 2 ऐसे प्लेनेट है जो एंटी क्लॉक घूमते हैं, उनके नाम है, एक है विनस और दूसरा है यूरेनस। यह दोनों एंटी क्लॉक नहीं बल्कि क्लॉकवाइज घूमते हैं। और यदि आप यहां पर रहना चाहते हैं और यहां पर आप जाएंगे तो वहां आपको सूर्योदय या सूर्यास्त विपरीत दिशा में होंगे। यानी कि हमारे यहां पृथ्वी पर सूर्यास्त पश्चिम दिशा में होता है, तो वहां ऐसा नहीं होगा, उनके विपरीत होगा। ओके, जी हाँ। तो इसी तरह विनस और यूरेनस यह दोनों ऐसे प्लेनेट है जो क्लॉकवाइज घूमते हैं। बाकी सभी जो प्लेनेट है वो एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और इसीलिए सूर्योदय पूर्व में होता है। ओके, तो चलिए पहले क्वेश्चन यानी कि 21वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मैं पढ़ता हूं, आपको आंसर देना है। कौन से वे 2 ग्रह है जिनका सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमा विपरीत दिशा में है? तो चलिए, यहां कौन सा ऐसा युग्म है जो विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं? शुक्र और यूरेनस। शुक्र और यूरेनस, यानी कि हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। और आपने बिल्कुल सही पकड़े, शुक्र और यूरेनस, यानी कि अरुण इसे यूरेनस भी कहते हैं। तो कौन से 2 बताइए?
विनस और यूरेनस। जी हाँ, विनस और यूरेनस। तो देखो, शुक्र और यूरेनस की परिक्रमा की दिशा अन्य ग्रहों से विपरीत होती है। शुक्र और यूरेनस घड़ी की सुई की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज घूमते हैं, जबकि अन्य ग्रह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो हमारी पृथ्वी यानी कि अर्थ किस तरह घूमती है? एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल सही। और आगे बात करें तो चारों ओर छल्ले यानी कि जिसे हम प्लेनेट के चारों ओर जो रिंग होती है उनके बारे में मैं आपको समझाता हूं। तो यहां पर है यह जुपिटर। जुपिटर के आसपास भी इसी तरह की रिंग होती है, लेकिन हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए दूरबीन का यूज करना पड़ता है, तब भी हमें यह उनके आसपास जो रिंग है वो दिखाई देगी। तो हमारा जो सैटर्न है, यूरेनस है, उनके आसपास भी इसी तरह की रिंग है यानी कि छल्ले है। ओके, तो चलिए आगे का क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको सोचना है, यह कोई सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है, यूपीएससी वाला है, लेकिन मैंने आपको पहले समझाया और आपके दिमाग में अब सभी डाउट क्लियर होने चाहिए। पहला सेंटेंस, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले है, मीनिंग्स रिंग है। तो यह कथन कौन सा सत्य है? पहला कथन ओके सत्य है। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों में बनी पट्टियां है। तो यह कथन ए भी सही है। तो हमारा आंसर बन जाएगा एक और दो, दोनों सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए मैं आपको इमेज के जरिए समझाना चाहूंगा। आपने बिल्कुल सही समझा है। यह कौन सा है? गुरु मीन्स जुपिटर, यह है सैटर्न और यह है यूरेनस। इन तीनों के आप यहाँ पृथ्वी पर है, यह मान लीजिए आप है, और पृथ्वी से आप इस तरह दूरबीन के जरिए देखते हैं तो अंतरिक्ष में यह जो जुपिटर है इनके आसपास आपको इस तरह रिंग दिखाई देगी, और यह सैटर्न उनके आसपास भी इस तरह रिंग दिखाई देगी, और यह है यूरेनस, यहां पर भी आपको रिंग दिखाई देगी। यानी कि इस तरह के जो तीनों ग्रह है जिनके आसपास छल्ले हैं। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। उपर्युक्त दोनों कथन सत्य है। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। आपके पास 500,000 रुपये का दूरबीन है तो आपको इसी तरह की रिंग नहीं दिखाई देगी, लेकिन आपको हाई क्वालिटी वाला, हाई लेंस वाला दूरबीन चाहिए तो भी आपको दिखाई देंगे। ओके, और आगे बात करें ग्रहों के पास चंद्रमा, यानी कि जिस तरह हमारी पृथ्वी है तो पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। तो हमारी पृथ्वी के पास मून नामक एक उपग्रह है, एक ही है। अच्छा, लेकिन यहां पर सूर्य के सबसे नजदीकी दो ग्रह जिसका नाम क्या है? शुक्र और बुध। बुध और शुक्र, तो मर्क्यूरी और वीनस। वेरी गुड। तो उनके पास एक भी चंद्रमा नहीं है। सूर्य के सबसे नजदीकी दो ग्रह जिसके एक भी चंद्रमा नहीं है, बुध और शुक्र। हमारी पृथ्वी के कितने हैं? दो। एक मून। मार्स यानी कि मंगल के कितने हैं? दो है। मैं आपको समझाता हूं। मंगल के दो है जिसके नाम है फोबोस और डिमोस, वो हमें याद रखना है। डिमोस। जुपिटर, तो यहां जुपिटर बोले तो बृहस्पति यानी कि गुरु। बृहस्पति के चंद्रमा की संख्या कितनी है? 69। उसके बाद आता है शनि यानी कि सैटर्न। सैटर्न के चंद्रमा की संख्या कितनी है? 62। और इसके बाद आता है यूरेनस। यूरेनस के पास चंद्रमा की संख्या कितनी है? 27। और नेपच्यून के पास चंद्रमा की संख्या 14। ओके, 14। और मंगल के सिर्फ दो ही चंद्रमा है जिसके नाम फोबोस और डिमोस। ओके, तो यहां इमेज के जरिए मैंने आपको समझाया। अब इसी के आधार पर मैं आपको अगला क्वेश्चन पूछने वाला हूं। चलिए बताइए 23वां क्वेश्चन। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा यानी कि प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, ऐसे हमारे प्लेनेट के नाम बताइए। बुध और शुक्र, यानी
मर्क्यूरी और वीनस। हाँ, तो कौन सा आंसर आएगा? बी 1 और 3। वेरी नाइस, आपने बिल्कुल सही पकड़े, ठोको ताली। हाँ, चलो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। तो उत्तर है बी 1 और 3, यानी कि मर्क्यूरी और विनस। तो हमारे सौर मंडल में बुध एवं शुक्र के पास कोई चंद्रमा यानी कि प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो आपने याद रख लिया है? तो मेरे को बताइए, मंगल के चंद्रमा की संख्या 2। बृहस्पति के चंद्रमा की संख्या कितनी है? 69। बृहस्पति के चंद्रमा की संख्या है 69। शनि के चंद्रमा की संख्या 62। यूरेनस के चंद्रमा की संख्या? यूरेनस 14। गलत 27। 27। और नेपच्यून के चंद्रमा की संख्या 14। ओके, अब आपने याद रख लिया, वेरी नाइस। चलिए आगे बात करते हैं 24वां क्वेश्चन, और इसी बेस पर यह 24वां क्वेश्चन है, प्लेनेट और उनके चंद्रमा के बेस पर। नीचे दिए गए ग्रहों में से सबसे अधिक चंद्रमा यानी कि प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है? ए बृहस्पति। बृहस्पति के पास सबसे अधिक चंद्रमा है। किसके पास? बृहस्पति के पास। और कितने हैं बताइए? जो 69। अब आपने याद रख लिया है। सैटर्न के 62। मंगल के ओनली फॉर 2, फोबोस और डिमोस। और यूरेनस के 27। नेपच्यून के 14। तो चलिए, बृहस्पति आपका आंसर बिल्कुल सही है, जिसके चंद्रमा की संख्या कितनी है? 69। तो यहां जो आपको यहां इमेज में देख सकते हैं कि चंद्रमा 2, चंद्रमा की संख्या 27, चंद्रमा की संख्या 14, चंद्रमा की संख्या है 62, 62। तो इनको अब यहां हमें हमारे जो प्लेनेट है उनके साथ जोड़ना है। तो चलिए हम 69 को किसके साथ जोड़ेंगे? जुपिटर के साथ। चलिए, वहां पर है 62, किसके साथ जोड़ेंगे? सैटर्न। अच्छा, यहां पर है 2, किसके साथ जोड़ेंगे? मार्स के साथ। ओके, 27 किसके साथ जोड़ेंगे? यूरेनस। जोड़ दो, वेरी नाइस। और यहां बचा 14। नेपच्यून। वाह, बहुत ही बढ़िया। हमारे दोस्तों को कैसा फीलिंग हो रहा है? हमारा यह ट्राई आपको अच्छा लगा तो बताइए क्या करना है? लाइक कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन मैं आपको समझाऊं, इनसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन। उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। तो यहां आपके सामने जो इमेज है, तो यहां पर है हमारा सूर्य। सूर्य के आसपास चक्कर काटता है हमारा अर्थ पृथ्वी। ओके, और पृथ्वी का उपग्रह है यह मून, चंद्रमा। तो पृथ्वी यहां अपनी कक्षा पर इस तरह घूमती है, साथ साथ यह जो मून है वह पृथ्वी के आसपास भी घूमता है, और यह दोनों साथ साथ सूर्य के आसपास भी इस तरह घूमते हैं। ओके, लंब वृत्ताकार, कल हमने दीर्घ वृत्ताकार पढ़ा था ना। अच्छा, तो इसी के आधार पर आपका अगला क्वेश्चन 25वां, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है वो आपको बताना है। चलिए पहला सेंटेंस पढ़ो। उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। तो आपको क्या लगता है, पहला सेंटेंस सही है या गलत? सही है। उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, जैसा कि हमारा चंद्र पृथ्वी के आसपास तो घूमता है, साथ साथ ही सूर्य के आसपास भी परिक्रमा करता है। यह है पृथ्वी और यह है चंद्रमा। तो चंद्रमा पृथ्वी के आसपास तो घूमता है, साथ साथ दोनों सूर्य के आसपास भी घूमते हैं। दूसरा सेंटेंस पढ़ो। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है। चलिए, आधा नहीं, मैं आपको बताता हूं। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है। आपने क्या पढ़ा था? 1/4, यानी कि 1/4 है। कितना है? 1/4। आधा बोले तो इतना नहीं है। ओके, तो यहां कुछ गलत है। हमारा दूसरे नंबर का जो सेंटेंस है वो सत्य है,
नहीं, गलत है। तो हमारा आंसर बन जाता है केवल एक नंबर का जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए इसी बात को हम समझते हैं। हमारा आंसर है केवल एक। उपग्रहों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है साथी या सहचर। ये उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। यह जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के आसपास परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य के आसपास भी परिक्रमा करते हैं। यानी कि कथन एक है वो सत्य है। और आगे मैं इसी बात को समझाऊं तो हमारी पृथ्वी के आसपास केवल एक उपग्रह है। हमारी पृथ्वी के पास केवल कितने हैं? एक उपग्रह है, चंद्रमा। हाँ, तो इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से केवल कितना है? 1/4 है, 1/4 है। और यह इतना बड़ा इसीलिए प्रतीत होता है, चंद्रमा फिर भी इतना बड़ा इसीलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। अतः कथन 2 है वो असत्य है। ओके, और आगे की बात करें तो एक आप समझ लो कि हमारे भारत के एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। इमेज में आप देख रहे हैं जिसका नाम है आर्यभट्ट है। वो हमारे भारत देश के एक प्राचीन खगोल शास्त्री और प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद एवं गणितज्ञ थे। और उन्होंने कहा था कि चंद्रमा और ग्रह सूर्य के परावर्तित प्रकाश से चमकते हैं। यानी कि आर्यभट्ट ने ही कहा था कि चंद्रमा और जो अन्य ग्रह है, प्लेनेट है, वो अपने आप नहीं चमकते हैं, सूर्य के परावर्तित प्रकाश से। यानी कि सूर्य की रोशनी है वो प्लेनेट पर गिरती है, उसके बाद परावर्तित होती है, रिफ्लेक्शन होता है। इसी की वजह से यह जो प्लेनेट है वो चमकते हैं। यह बात किसने कही थी? आर्यभट्ट ने कही थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ो। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? आर्यभट्ट। हमारा आंसर है ऑप्शन डी और आर्यभट्ट। और यहां पर क्या लिखा है पढ़ो तो? जीरो के आविष्कार आर्यभट्ट। जीरो के आविष्कारक है आर्यभट्ट। यानी कि जीरो का आविष्कार करने वाले आर्यभट्ट, उन्होंने ही इसी तरह की बात कही थी। यानी कि हमारा आंसर है ऑप्शन डी आर्यभट्ट। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। और आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था, लेकिन उन्होंने बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे जिसको सुलझाना बहुत ही मुश्किल था, तो उन्होंने अपने एक किताब में यह बात सारी कही है। ओके, तो यहां मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आर्यभट्ट की इस पुस्तक का नाम क्या है? आप भी थोड़ा रिसर्च कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए आगे की बात करें। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। तो चलिए यहां आप इमेज को देखिए कि यहां पर आप सोच लीजिए कि यह है पृथ्वी, यानी कि एक बहुत ही बड़ी गेंद है। उनके साथ आपने इस तरह की एक रोप बांध दी है और इसी के साथ यहां एक छोटी सी गेंद आपने और बांध दी। ओके, और आप इस तरह घूमेंगे तो क्या आपको इस गेंद का जो इसी तरह का भाग है, इस तरफ का वो भाग आपको दिखाई देगा? यहां से नहीं दिखाई देगा। तो बस चंद्रमा इसी तरह पृथ्वी के आसपास चक्कर काटता है और इसीलिए हमें चंद्रमा की इसी ओर की एक ही सतह दिखाई पड़ती है, दूसरी ओर क्या है वो नहीं दिखाई देता। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। यहां 2 सेंटेंस है वो आपको ध्यान से पढ़ने हैं और बाद में मैं आपको अगली स्लाइड में इसके ऑप्शन कूट दूंगा। ओके, तो पहला कथन है पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। यह कथन सत्य है। वेरी गुड। जैसा कि हमने इमेज में देखा कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है, यानी कि कथन 1 सत्य है। और कारण है चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है।
अधिक समय लगता तो हमें यह चंद्रमा की दूसरी सतह भी दिखाई देगी, लेकिन अधिक नहीं है, लगभग बराबर है 27 दिन। हाँ, और इसीलिए हमें चंद्रमा की एक ही सतह यहां दिखाई देगी। आप सोचिए कि आप यहां पर खड़े हैं चंद्रमा पर और आप पृथ्वी के आसपास घूमते हैं तो क्या होगा, आप यहां पर ही खड़े रहेंगे, यहां पर ही खड़े रहेंगे, यहां पर ही, तो यहां आपको पृथ्वी का यह पूरा वृत्ताकार मार्ग दिखेगा, लेकिन पृथ्वी से आपकी ऑपोजिट में क्या है वो नहीं दिखेगा। ओके, तो चलिए कूट क्या है, ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्या ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है? एक गलत है। ओके, तो ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, या ऑप्शन सी ए सही है आर गलत है, क्या हो गया? ए सही है आर गलत है। बिल्कुल सही, वेरी नाइस, आपने तो यह गुट्टी सुलझा दी, यानी कि हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है आर गलत है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूर्ण करता है। लगभग इतने ही समय में, यानी कि 27 दिन में ही यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है, यानी कि 27 दिन, यानी कि सेम होने की वजह से हमें चंद्रमा की एक ही सतह दिखाई देंगी। और अतः चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय के बराबर ही होता है। ओके, और इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देगा। हमें पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देगा इसी तरह। और हम बात करते, पहचानते हैं इस महानुभाव को, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और यह नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन थे भैया? और चंद्रमा पर पैर रखने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। और स्रोत क्या कहता है, तो कि नासा की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, जबकि हमारी NCERT जो हम पढ़ते हैं वर्तमान में, NCERT की कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक के अनुसार 21 जुलाई 1969 को यह कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। तो यह जो आप तारीख में जो डिफरेंस देख रहे हैं, इसकी वजह क्या है, क्या आपको मालूम है कि यह तारीख NCERT के मुताबिक 21 जुलाई है, लेकिन यह नासा के मुताबिक है 20 जुलाई 1969। तो हमारे और अमेरिका के बीच जो फासला है वो काफी ज्यादा होने की वजह से हमारा 12 घंटे का डिफरेंस है, और इसीलिए वहां पर जो तारीख होगी वो हमारे भारत में नहीं होगी, और इसीलिए शायद ऐसा हुआ होगा। अब आगे बात करें तो उल्का पिंड, कल हमने उल्का पिंड के बारे में पढ़ा था कि जो छोटे छोटे ऐसे टुकड़े जो चारों ओर सूर्य या तो अंतरिक्ष में है, इसे हम उल्का पिंड कहते हैं। और आकाशगंगा को इंग्लिश में मिल्की वे बोलते हैं। क्या? मिल्की वे। और यहाँ आपको यह जो सफेद रंग का पट्टा दिख रहा है, जहां पर यह जो स्टार्स की संख्या है वो काफी अधिक है। यहाँ जितने स्टार्स है उनके मुकाबले यहाँ पर आपको ज्यादा स्टार दिखाई देंगे। व्हाइट कलर का पट्टा देख सकते हैं, तो इसे बोलते हैं मिल्की वे। क्या? मिल्की वे यानी कि आकाशगंगा। तो इसी बेस पर आपका अगला क्वेश्चन है 28वां। चलिए मैं आपको पढ़ के बताता हूं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, आपको सोचना है। कथन 1, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। क्या सही है? सही है। सूर्य के आसपास चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे टुकड़े उल्का पिंड कहते हैं। बिल्कुल सही। चलिए, यह कथन है वो सत्य है। दूसरा कथन, खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी जो लाखों तारों का समूह है, उनको आकाशगंगा कहते हैं। ये भी सही है। यह आकाशगंगा। ओके, यानी कि यहां दोनों सेंटेंस है वो सही है। तो चलिए इस कूट को पढ़कर आप क्या आंसर देंगे इनमें से? सी, एक और दो दोनों। बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन सी। तो चलिए ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि व्याख्या करें तो उपरयुक्त दोनों कथन सही है। उनके बारे में बात करूं
तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं यह क्या है? उल्का पिंड है। और खुले आकाश में एक छोर से, यहां पर एक छोर से दूसरे छोर तक, यानी कि यहां दूसरा छोर, वहां तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी जो कि एक चमकदार रास्ते की तरह दिखती है, चमकदार रास्ते की तरह यह दिखती है, यह लाखों तारों का समूह है। और यह पट्टी क्या कहलाती है? आकाशगंगा कहलाती है। और हमारा सौर मंडल आकाशगंगा का ही एक भाग है, यानी कि यह इतनी विशाल है कि हमारा जो सौर मंडल है वो तकरीबन एक छोटे से टुकड़े जैसा दिखेगा, इतनी आकाशगंगा। और ऐसी बहुत से यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, धैर्य, यहाँ एक छोटा सा यदि आप स्पॉट करेंगे ना तो भी हमारे सौर मंडल जितना हो जाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी आकाशगंगा कितनी बड़ी होगी। और प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी में की गई थी और इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। लाखों आकाशगंगाएं मिलती है तो इसी तरह यह है सर्पिल आकार की आकाशगंगा। और ऐसी लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड बनता है। ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। और 29वां क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में प्रीलिम एग्जामिनेशन में 2013 में पूछा गया था। जो हमने यह 3 वीडियो पढ़े तो तीनों वीडियो के बेस पर यह क्वेश्चन का आंसर अब आपको आसानी से पता चल जाएगा। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र मंडल या तो नक्षत्र। यानी कि यह क्वेश्चन बिल्कुल सही है और आपने बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर दे दिया। हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड भी आप पर खुश है। चलिए 30वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह क्या है? वह ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह क्या है? मंगल, बुध, नेपच्यून, प्लूटो। बुध, इसके पास एक भी नहीं चंद्रमा। ओके, बुध। और दूसरा कौन सा है? शुक्र। यानी कि मर्क्यूरी और विनस, ऐसे दो हमने यह पहले क्वेश्चन में तो पढ़ लिया है। यानी कि हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। और यह क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन 3 बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया है। 3 बार 2008 में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रीलिम एग्जामिनेशन में पूछा गया और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 1997 में पूछा गया और 2000 में भी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में यह क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो अभी पैटर्न बदल चुका है, लेकिन बस इसी तरह आपको सॉल्यूशन करना है और यह लगातार कब तक? 2032 तक। इसी तरह हम आपको नए वीडियो देते रहेंगे और हमारा यह जो बच्चा है वो अपना गोल तय करेगा। और आप भी इस क्वेश्चन की जो फॉर्मूला है वो देखकर आपको भी महसूस होगा कि जी हाँ, यह क्लास 1 के क्वेश्चन है और क्लास 4 की भी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो यह वीडियो वाकई में आपको यूजफुल होगा। और यह बच्चों वाली क्लास नहीं, यूपीएससी वाली क्लास है। तो चलिए धैर्य, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।